दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब राष्ट्रीय खेल हॉकी का जिक्र हो और हॉकी के जरिए इस देश की धड़कनें बढ़ जाएं। और हॉकी का खेल देखते हुए क्या गांव, क्या शहर, क्या महानगर, क्या पार्लियामेंट, हर किसी की धड़कनें ना सिर्फ बढ़ी हुई हो बल्कि उम्मीद और आस भी उसी खेल पर जाकर टिक गई हो जिस खेल ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को पहचान दी। और भारत ने राज किया है हॉकी को लेकर, लेकिन वह अतीत के पन्ने हैं। लेकिन क्या वाकई भविष्य बेहद सुनहरा है? क्योंकि मौजूदा वक्त में हॉकी ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद इतिहास के पन्नों पर लिखा जा रहा है। वह ब्रोंज से लिखा जाएगा, वह सिल्वर से लिखा जाएगा, वह गोल्ड से लिखा जाएगा। इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन भारत के भीतर में खेल इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं पैदा होता है बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे से बनता है, खिलाड़ियों के उत्साह और उल्लास से खड़ा होता है। गरीबी और मुफलिसी के बीच भी खेल ही एकमात्र जिंदगी जीने का जरिया होता है। और उसमें अगर थोड़ी सी मदद सरकार की मिल जाए, थोड़ी सी मदद उस खेल को लेकर बने संगठनों से मिल जाए तो कैसी उड़ान भारत के खिलाड़ी भरते हैं यह टोक्यो ओलंपिक में बहुत साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि भारत के भीतर में हॉकी का इतिहास वाकई गोल्डन युग का रहा है। लेकिन गोल्डन युग से आगे अगर वो कांस्य युग तक पहुंच जाए तो स्थिति वाकई अच्छी नहीं होती है। कांस्य से गोल्ड और गोल्ड से आगे क्या होगा, शायद इन परिस्थितियों में आज खोने से पहले कुछ पन्नों को खोलिए और उन पन्नों को सहेजने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा प्रयास भारत के भीतर में हॉकी को दोबारा जीवित करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने किया। उड़ीसा की सरकार ने स्पॉन्सरशिप ली, यानी पहली बार किसी राज्य ने स्पॉन्सरशिप ना सिर्फ ली बल्कि सबसे ज्यादा रकम देकर ली। इससे पहले हॉकी की स्पॉन्सरशिप सहारा के पास थी जो तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करता था। लेकिन उड़ीसा सरकार ने 150 करोड़ रुपए 5 साल में 150 करोड़ रुपए का जिक्र किया और स्पॉन्सरशिप उसके पास आ गई 2018 से 2023 तक। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं, इस देश के खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकलिटीज कैसे जुड़नी चाहिए इसके लिए पूरा एक जाल बिछाया गया। और 2009 में जो हॉकी इंडिया इस देश में बनाया गया था उसके जरिए एक समानांतर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए हॉकी को डेवलप करने की सोची गई। हम इन बातों का जिक्र जरूर करेंगे और इस बात का भी जिक्र करना चाहते हैं कि दरअसल भारत का इतिहास गोल्डन युग का रहा है। क्योंकि हॉकी ओलंपिक में जब जब इंट्रोड्यूस हुआ और यह 1928 में पहली बार हॉकी जब खेला गया उस समय भारत गुलाम था। उस वक्त भारत ने गोल्ड जीता था। उसके बाद 32 में भी गोल्ड जीता था। 1936 में इसका जिक्र तो खास तौर से होना चाहिए, बर्लिन ओलंपिक। और बर्लिन ओलंपिक के वक्त हिटलर थे वहां पर, इसका जिक्र हम करेंगे और ध्यानचंद का भी जिक्र कर देंगे आज खास तौर पर। लेकिन उसके बाद 36 के बाद 1948 में जीता गया था गोल्ड मेडल, यानी भारत आजाद हो गया और भारत एक देश के तौर पर मौजूद था, पाकिस्तान एक दूसरे देश के तौर पर था और 1948 में भारत ने गोल्ड जीता था। उसके बाद 1952 में भी गोल्ड, 1956 में भी गोल्ड, लेकिन 1960 में सिल्वर जीते, 1964 में गोल्ड जीते, लेकिन 1968 और 1972 में भारत ब्रोंज जीता। 1980 का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन हमें लगता है आज इस बात को भी जानना चाहिए कि 1980 का ओलंपिक मॉस्को में हो रहा था और अमेरिका ने बायकॉट किया था और अमेरिका के साथ खड़े तमाम देशों ने बायकॉट किया था और हॉकी के क्षेत्र में सिर्फ 6 टीमें पहुंची थी। इसीलिए 1980 के ओलंपिक को लेकर कई सवाल बार बार उठते हैं। लेकिन उस वक्त पुरुषों की टीम ने अगर 1980 में गोल्ड जीता था तो महिलाओं की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो हार गई थी। लेकिन पहली बार शायद ओलंपिक के इतिहास में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में उसने जिस टीम को हराया है, ऑस्ट्रेलियाई टीम को, आपको जानकर हैरत होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हॉकी स्टेडियम को लेकर जितना खर्चा एक साल में एक स्टेडियम पर होता है उतना खर्चा भारत में समूचे खेल पर होता है। भारत के भीतर में खेल का बजट शायद जो भी फहरिस्त है जितने देशों की, उस फहरिस्त में सबसे कम है जो हॉकी की टीम आपको खेलती हुई ओलंपिक में नजर आ रही है। और भारत एक के बाद एक जिन्हें परास्त भी कर रहा है, वहां पर एक
खिलाड़ी पर जितना खर्च होता है उतना पूरी टीम पर भी खर्च कर पाने की स्थिति में भारत नहीं आ पाता है। तो भारत में खिलाड़ी पैसे से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, वो अपने जज्बे से बनता है। उसके भीतर का जोश इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए ही पैदा होता है। और वह हमने कहा ना, उसमें अगर चंद मदद मिल जाए तो वो उसको पंख लगा देता है। हमें लगता है आज इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि 2009 में जब हॉकी इंडिया बनाया गया था तो उसमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एशियन हॉकी फेडरेशन सबके साथ मातहत उसने काम करना शुरू किया था। और इन सब के बीच जब उड़ीसा सरकार ने अपने हाथ में उसकी स्पॉन्सरशिप ली तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का एक स्टेडियम राउरकेला में बनाया। 90 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए, उड़ीसा की सरकार ने खर्च किए। हालांकि उससे पहले वहां पर कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में मौजूद जरूर है, लेकिन राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम और एक लिहाज से कहें न्यू वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम तैयार किया गया। उसकी मदद इन खिलाड़ियों को खूब मिली, लेकिन उसके ठीक समानांतर जो आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं, आपको यह जानना चाहिए कि इस बीच में हॉकी को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय टीम खेलने भी गई। भारतीय टीम ने यूरोप का दौरा किया, भारतीय टीम ने अर्जेंटीना का दौरा किया, भारतीय टीम ने अलग अलग देशों का इसी बीच में दौरा किया जब कोविड काल चल रहा था। कोविड काल के दौर में जैसे वेबिनार होता है, हम लोग संवाद बनाते हैं आपस में, उसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही थी। बेंगलोर में उसकी व्यवस्था की गई थी, भुवनेश्वर में उसकी व्यवस्था थी, दिल्ली में उसकी व्यवस्था थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, क्योंकि हमने कहा हॉकी बहुत ही टेक्निकल खेल होता है और इस दौर में हो चला है। लेकिन जब आप इन पन्नों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि महिलाओं की टीम ने इससे पहले जब अर्जेंटीना का दौरा इसी साल किया था और वह फरवरी मार्च के महीने में किया था, वहां जब वो पहुंची थी तो उनको अर्जेंटीना का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अगला मुकाबला अर्जेंटीना के साथ ही सेमीफाइनल में है। अर्जेंटीना में भारतीय टीम एक मैच ड्रॉ कर पाई थी, 2 मैच हार गई थी। 2-0 से और 3-2 से हार गई थी, 1-1 से बराबरी की थी। और जर्मनी के साथ जब उसने खेलना शुरू किया तो जर्मनी के साथ सिर्फ 1 मैच जीता। जर्मनी की भी यात्रा इसी दौर में फरवरी और मार्च के महीने में महिलाओं की टीम ने की थी, जो कि हॉकी की टीम है। 5-0 से हारी थी, 1-0 से हारी थी, 2-0 से हारी थी, लेकिन 2-1 से एक मैच जीती भी थी। अब आप जरा कल्पना शुरू कीजिए, जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वह टीम जब निकल कर आई तो उसने राउरकेला में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड जो तैयार किया गया, उस ग्राउंड को एक्चुअल में तैयार यह सोचकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया कि जब 75 साल आजादी के होंगे, 2023 में वर्ल्ड कप हॉकी भारत में खेला जाएगा और वह उड़ीसा में खेला जाएगा। 2 ही स्टेडियम है, एक राउरकेला में और दूसरा भुवनेश्वर में जो कलिंगा है, और वहां पर जो स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम पर है। और यह बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में बनाया गया राउरकेला में। और इसको जिस रूप में तैयार किया गया, यह खिलाड़ियों के लिए कितना फायदेमंद रहा, इसकी जानकारी इससे मिलती है कि जाने से पहले उन खिलाड़ियों से जब पूछा जा रहा था ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो उनका बहुत साफ कहना था कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को लेकर कोच जिस लिहाज से उनको तैयार कर रहे थे वो इससे पहले हो नहीं पा रहा था। यानी बहुत छोटी सी मदद और खिलाड़ियों का जज्बा देखिए, आसमान में उड़ने को तैयार है। यह होता है खेल के भीतर का एक अनूठा सच, जिसमें कोई मदद होती है, नहीं होती है, या किस रूप में होती है। उड़ीसा के 5 खिलाड़ी 2018 में दरअसल भारतीय टीम में थे और उड़ीसा ने इसीलिए इसकी स्पॉन्सरशिप ली थी। उस वक्त जो 5 खिलाड़ी थे उसमें 3 महिलाओं की टीम में थे, दीप ग्रे सिक्का, नमिता टप्पो 2 थे, और पुरुषों में 3 थे, एक रोहित दास थे, एक दीप सिंह टर्की थे और एक वीरेंद्र लकड़ा थे। वीरेंद्र लकड़ा इस वक्त जो पुरुषों की टीम है उसके वाइस कैप्टन है, और दीप ग्रे सिक्का महिलाओं की टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उड़ीसा के 2 खिलाड़ी हैं उस वक्त, लेकिन 5 खिलाड़ी हुआ करते थे जो नेशनल टीम थी उसमें। और उड़ीसा को यह लगते रहा अपने तौर पर कि यहां उड़ीसा, झारखंड, ऐसे और खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट के
राज्य हैं वहां से यह टीम निकलकर बनती है। और जब इन लड़कियों के जब आप देखना शुरू कीजिएगा इनके सामाजिक आर्थिक परिवेश को, तो आप हैरत में आ जाएंगे। यह लोग ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास से निकलकर आए हुए हैं, इकोनॉमिकली जो विपन्न माना जाता है उस तबके से निकलकर आए हैं। और पहली बार ओलंपिक में जाने से ठीक पहले मार्च में यह ऐलान किया गया था कि हर खिलाड़ी को 50,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे, जो एक लिहाज से बड़ी सहूलियत मिल गई। बड़ी छोटी मदद है ये, लेकिन भारत में छोटी छोटी मदद भी कितना मायने रखती है यह उसके संकेत भर है। क्योंकि भारत में बजटिंग नहीं होती है खेल को लेकर, भारत के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता है, और इसको लेकर असमंजस की स्थिति कैसे किस रूप में रहती है, हमें लगता है यह भी शायद बजट को लेकर समझ जाना चाहिए। इस देश के भीतर में बजट जो दिया जाता है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक SAI है यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जब बने तो उन्होंने खेलो इंडिया शुरू किया और उन्होंने ऐलान किया इस देश में खेलना भी जरूरी है। यह प्रधानमंत्री का कहना एक उम्मीद जगाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके दूसरे पक्ष में आइएगा बजट को लेकर, तो फिर आप हिचकोले खाने लगिएगा। हम लोग कह देते हैं खेलो इंडिया, हम लोग कह देते हैं पढ़ाई के साथ खेल भी, लेकिन उस खेल के लिए जो उम्मीद खिलाड़ियों को रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उन्हें मिल जाए, वह नहीं मिल पाती है। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, PV संधू ने, अकेली महिला खिलाड़ी या देश की एकमात्र खिलाड़ी है जो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीत के आई हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रेनिंग उनकी भारत के भीतर होती है और वह हैदराबाद में होती है पुलप्पा के तहत। उसके बाद वो निकलकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोच हायर करती हैं और उस कोच के जरिए वो जीतते, क्योंकि भारत के भीतर में वो स्थिति नहीं है। एक मैच जीतने के बाद भारत के खिलाड़ियों को आर्थिक तौर पर बड़ी छूट दी जाती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लेकिन इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है। और जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2015-16 में जो बजट था वो 407 करोड़ का था, और 2020-21 में यानी ओलंपिक के जाने से ठीक पहले जो साल था उसमें वह 500 करोड़ था। यानी लगभग 6 साल में यह बढ़ा कितना, लगभग 90, 92, 93 करोड़ रुपया। ऐसा भी नहीं है कि यह बढ़ा, बीच बीच में कम भी 18-19 में यह घटकर 395 करोड़ हो गया। कब बढ़ाना है कब घटाना है यह सरकार की आर्थिक परिस्थितियां मैटर करती हैं, इसको खेल से लेना देना नहीं है। खेल एक डिपार्टमेंट है इस सरकार के लिए, यह हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन 2015-16 में बजट था 350 करोड़। इस बार का जो बजट है 2021-22 का यह 280 करोड़ है। 19-20 का 20-21 का बजट तो और कम था, 245 करोड़, यानी घट गया। खेलो इंडिया शुरुआत हुआ था 97 करोड़ रुपए से, उसका बजट बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम पे पहुंच गया था पिछले साल 890 करोड़, लेकिन इस बार फिर वो कम कर 650 करोड़ पर आ गया। क्यों बजट बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, कोई नहीं जानता। और इन सब के भीतर जब हम इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात यह भी समझ लीजिए, इसमें सबके पेमेंट्स भी होते हैं, सैलरी भी होती है, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी होता है, नए स्टेडियम को भी क्रिएट करना है, जर्सी और जूते भी इसी में आएंगे, फुटबॉल भी इसी में आएंगी, इसीलिए स्पॉन्सरशिप खोजी जाती है। और उड़ीसा सरकार ने इसमें कमाल का काम किया है। हमें लगता है कि नवीन पटनायक जितनी खामोशी के साथ बड़े बड़े काम कर जा रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। पूरी का हमने जिक्र इससे पहले किया था, किस तरीके से अब आप टैप वाटर से पानी पी सकते हैं, यानी गरीब भी अब साफ पानी पी सकता है, बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है, बोतल बंद पानी की जरूरत नहीं है, चाहे उसका इकोनॉमी में कोई योगदान कितना भी रहे। वह कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, वो मार्केट इकोनॉमी नहीं चाहिए। यह काम अपने तौर पर जब उड़ीसा की सरकार ने अपने लिए किया है तो उसमें एक चीज और समझिए, तैयारी उड़ीसा की सरकार ने मेंस वर्ल्ड कप, वर्ल्ड लीग, बाय लीग, ओलंपिक क्वालिफायर्स, इन सब की ट्रेनिंग अपने तौर पर देने की व्यवस्था कराई है। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और भारत के भीतर में जब हम इस बात का एक और जिक्र करते हैं कि हॉकी का जिक्र होते हैं इस देश की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं, तो यह भी समझिए कि इस बीच में इतना टेक्निकलिटीज है हॉकी को लेकर, जो उसकी टेक्निकलिटीज है उसको समझने और समझाने के लिए बाकायदा सर्टिफाइड कोर्सेज की शुरुआत इसी दौर में की गई, और टेक्निकल कोचेस कैसे आएंगे और कोचेस कैसे ट्रेनिंग देंगे इसकी भी व्यवस्था कराई गई है।
और बकायदा जो टीम यात्रा कर रही थी, मेंस की टीम ने भी, जो हॉकी टीम थी उसने बेल्जियम की यात्रा की थी, फरवरी और मार्च में यूरोप का टूर लगाया था, उसका लाभ उसे मिला। ठीक इसी तरीके से जर्मनी और अर्जेंटीना की यात्रा की थी महिलाओं की टीम ने, इसका उन्हें बहुत लाभ मिला। इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक आखिरी बात हमको लगता है बार बार याद आती है, हॉकी के खिलाड़ियों को लेकर सरकार क्या करती है, क्योंकि इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट नहीं, खिलाड़ी का अपना जज्बा जब मायने रखता है तो उस मायने के महत्व एक शब्द तो बोला जा सकता है इस देश में ध्यानचंद को लेकर भी। ध्यानचंद को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, यह एक सवाल पता नहीं एक हुक की तरह है। ध्यानचंद अवार्ड तक दिया जाता है, पिछली बार अजीत पाल सिंह को दिया गया था, जो कि अजीत सिंह जो थे 1972 की हॉकी टीम में थे जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक बात और बताएं, 1980 में जो अमेरिका ने विरोध किया था रशिया में और मॉस्को वो नहीं गई थी, उसकी वजह क्या थी? ये थोड़ा पॉलिटिकल मसला है लेकिन इसको जान लीजिए। दरअसल रशिया ने उस वक्त अपनी फौज को अफगानिस्तान भेजा था और उस पीरियड में अमेरिका विरोध कर रहा था कि अफगानिस्तान से वापस रशिया की फौज को बुलाना चाहिए, इसलिए नाटो कंट्रीज और अमेरिका ने पूरे तरीके से बायकॉट कर दिया था। यानी अफगानिस्तान उस समय रशिया अपने कब्जे में चाहता था, अब के दौर में तो अमेरिका चाहता है। तो राजनीति भी 360 डिग्री में कैसे घूमती है और वो खेल से कैसे जुड़ी हुई है, 1980 में क्या हुआ था ये हमने बताया। लेकिन आज जिक्र हमको लगता है 1936 के बर्लिन ओलंपिक का जरूर करना चाहिए, जिसमें हिटलर का शब्द आते ही होता था ये कभी हारते नहीं है। लेकिन ध्यानचंद ने उनकी आंखों के सामने बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में, जो कि 14 अगस्त को खेला गया था, और उस समय उनको हराया था 8-1 से। यानी ध्यानचंद की किताब है, उनकी बायोग्राफी है द गोल। उस द गोल को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बड़ी शानदार चीजें हैं लिखी हुई। 15 अगस्त 1936 को, 14 अगस्त को खेला गया था, 14 अगस्त को बारिश हो गई थी। 14 अगस्त 1936 बर्लिन ओलंपिक फाइनल से पहले जो था, आप सोच नहीं सकते हैं कि भारत की टीम ने कैसे किस रूप में हराना शुरू किया। हंगरी को हराया 4-0 से, अमेरिका को हराया 7-0 से, जापान को हराया 9-0 से, फ्रांस को हराया 10-0 से, और उसके बाद फाइनल में सामने जर्मनी खड़ा था। 14 अगस्त को बरसात हो गई और 15 अगस्त संयोग था, 15 अगस्त उस दिन थी, 15 अगस्त 1936 को बर्लिन का स्टेडियम, राष्ट्रीय स्टेडियम सजा था, जिसमें खुद हिटलर भी पहुंचे थे देखने के लिए और वो ध्यानचंद को देखना चाहते थे। ध्यानचंद को वहां पर चांद कहा जाने लगा और उस वक्त पानी पड़ा था, चूंकि मैदान गीला था, रबड़ के बूट होते थे जो बिना स्पाइक के फिसलने लगे थे, तो ध्यानचंद ने जूते उतार दिए, नंगे पांव खेला उन्होंने और एक के बाद एक जब गोल ठोके गए तो भारत 8-1 से जीत गया। उस वक्त हिटलर ने कहा इसका प्रोग्राम नेक्स्ट डे किया जाए, जब मेडल दिया जाएगा। 16 अगस्त 1936 को जब वो सम्मानित किया जाने वाला था गोल्ड मेडल से भारतीय टीम को, उस वक्त जब सामना ध्यानचंद से हुआ तो हिटलर की नजर ध्यानचंद के जूतों पर चली गई, जहां से एक अंगूठा झांक रहा था, और हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा था क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा सेना में हूं। सेना में क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा पंजाब रेजिमेंट में लॉन्स नायक हूं। हिटलर ने कहा जर्मनी में रह जाओ, सेना में कर्नल का पद दिया जाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ध्यानचंद ने कहा पंजाब रेजिमेंट पर गर्व है और मैं भारत का हूं, भारत मेरा देश है। उसके 1 सेकंड के बाद ही हिटलर ने गले में स्वर्ण पदक डाली और उसके बाद पलट के चले गए। यह खिलाड़ी थे ध्यानचंद। और उस मैच से ठीक पहले, उस वक्त भारत में कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं था, लेकिन जो आंदोलन का झंडा तिरंगा था, जो कांग्रेस का था उस वक्त, उसको पंकज गुप्ता अपने साथ लेकर गए थे, जो टीम के मैनेजर थे। और उस मैच से ठीक पहले उस झंडे को लेकर सबने कसम खाई थी आज हम लोग जीत कर निकलेंगे यहां से। और हिटलर के सामने हिटलर को पराजित करके, उनके ऑफर को ठुकराकर, जो खिलाड़ी उसको कम से कम भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, लेकिन कभी किसी ने सोचा क्यों नहीं? क्योंकि धड़कनें इस देश की नहीं धड़कती है। धड़कनें इस देश की कब धड़कती है? शायद उसके साथ पैसा जुड़ा हो, शायद उसके साथ ग्लैमर जुड़ा हो, शायद उसके साथ इस देश का बाजार जुड़ा हो, शायद उसके साथ इस देश का मिडिल क्लास का उत्साह उल्लास जुड़ा हो। ये सारी चीजें हॉकी को लेकर जब जब देश धड़का है, तब तब हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने कमाल किया है। और अब इंतजार कीजिए
क्योंकि एक ऐसे मोड़ पर भारत खड़ा है जहां से आगे का रास्ता एक ऐसी उड़ान भर देगा इस देश के भीतर में धड़कनों के, शायद उम्मीद और आस भी इस देश के क्रिकेट के खिलाड़ियों से हटकर या किसी भी खिलाड़ियों से हटकर हॉकी की दिशा में जाएगी। वह खिलाड़ी जो सिमडेगा से निकले हैं, वह खिलाड़ी जो हरियाणा के जिंद से निकले हैं, वह खिलाड़ी जो मणिपुर से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे घरों से इन खिलाड़ियों को जब निकाल के समेटा गया है और एक पूरी टीम बनाई गई है और पूरी ट्रेनिंग दी गई है, तो फिर सही मायने में हॉकी की टीम इस देश को रिप्रेजेंट करती है और उस देश के खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करना सीखना होगा, उन्हें सम्मानित करना आना होगा, क्योंकि असल के भारत रत्न वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।